दिखाई दे रहा है ना सबको? यस सर। यस सर। ओके। तो कल इसके बारे में मैंने आपको समझाया था, जलवायु के नियंत्रण में वायुमंडल अपनी भूमिका किस प्रकार से निभाता है। तो मैंने आपको ये बताया था कि वायुमंडल धरती के चारों ओर वायु की एक परत है, और ये पृथ्वी को कंबल के समान घेरे हुए है। और ये क्या करता है, पृथ्वी को न तो अचानक से गर्म होने देता और न ही अचानक से ठंडा होने देता है। तो इसलिए दिन और पूरे वर्ष भर लगभग पृथ्वी का तापमान कैसा बना रहता है, एक समान बना रहता है। देखो यहां से हम जान चुके हैं कि, इस बात को तो काट देना, वायुमंडल पृथ्वी को कंबल के समान ढके हुए है। ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं कि वायुमंडल पृथ्वी को कंबल के समान क्या कर रखा, ढक रखा है। फिर दूसरी बात, हम जानते हैं कि, तो ये बात भी काट दो आप, इससे कोई मतलब नहीं है अपने को। वायु ऊष्मा का कुचालक है। जो वायु होती है वो ऊष्मा की क्या होती है भाई, कुचालक होती है। वायुमंडल पृथ्वी के औसत तापमान को दिन के समय और यहां तक कि पूरे वर्ष भर लगभग नियत रखता। नियत का मतलब है एक समान रखना। तो ये क्या करेगा, वायुमंडल पृथ्वी का जो औसत तापमान है उसको दिन में, दिन का मतलब दिन और रात दोनों से है यहाँ पर, और यहां तक कि पूरे वर्ष भर कैसा रखता है, एक समान रखता है, नियत रखता है। वायुमंडल दिन में तापमान को अचानक बढ़ने से रोकता है। तो दिन में जब सूर्य का प्रकाश गिरेगा तो उस समय तो ये पृथ्वी का तापमान अचानक बढ़ने से रोकेगा, धीरे धीरे पृथ्वी का तापमान बढ़ने देगा ये। और रात के समय ऊष्मा को बाहरी अंतरिक्ष में जाने की दर को कम करता है। तो रात के समय ये क्या करता है, जब सूर्य नहीं है इस धरती पर तो ऊष्मा क्या होती है, पृथ्वी से वापस बाहर अंतरिक्ष की ओर जाती है, जिससे पृथ्वी धीरे धीरे रात्रि में ठंडी होती है। लेकिन अचानक से ये पृथ्वी को ठंडी होने से भी रोकता है। पृथ्वी रात्रि में ठंडी होती है लेकिन धीरे धीरे ठंडी होती है, ठीक है। नहीं तो क्या होता, रात में पृथ्वी अचानक से ठंडी हो जाती है और दिन के समय बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है। तो ऐसी परिस्थितियों में जीवन संभव नहीं हो पाता। अब यहां पर आपको एक प्रश्न नोट करना है भाई, प्रश्न का उत्तर मैं आपको बता दूंगा, एक प्रश्न नोट करना है। लिखवा दें प्रश्न? यस सर। यस सर। प्रश्न लिखो, जलवायु के नियंत्रण में, जलवायु के नियंत्रण में वायुमंडल की, जलवायु के नियंत्रण में वायुमंडल की भूमिका बताइए। वायुमंडल की भूमिका बताइए। वायुमंडल की भूमिका बताइए। इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है, तो अथवा लगा के लिखना भाई। लिख लिया सबने वो प्रश्न? यस सर। हाँ हाँ, सर। सर एक बार वापस बोलो ना। चलो मैं यहां लिख देता हूं। कौन सा प्रश्न है ये, 11वां प्रश्न है मेरे ख्याल से। 11वां। 11वां। हाँ, हाँ तो लिख लो, जलवायु के नियंत्रण में वायुमंडल की भूमिका, भूमिका बताइए। इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है, उत्तर यही रहेगा, प्रश्न की भाषा बदल जाएगी बस।
मैं यहाँ लिख देता हूं अथवा वायुमंडल जलवायु जलवायु नियंत्रण नियंत्रण में किस प्रकार भूमिका निभाता है, भूमिका निभाता है। गुरुजी 10वां पार्ट खत्म ही हो गए? नहीं, फिर उन्हें तो करा देता पूरा काय आधा आधा दूरा छोड़ रहे सबने। कौन छोड़े आधे अधूरे? कौन सा छूटा हुआ और 10वें को, आधा? इसके अलावा और कौन सा 10वें छूटा हुआ को। अधूरा आपके? मेरी बात सुनो आप, इसके अलावा और कौन सा छूटा हुआ अधूरा आपके? 10वां तो करा दो ना पूरा। नहीं, आप कह रहे हो ना ये बात की सारे को अधूरा छोड़ रखा आपने। पहले मैं वो चैप्टर उठा रहा हूं जो दोनों के नहीं हुआ, ताकि दोनों के एक साथ कोर्स चल जाए। इन फ्यूचर कभी स्कूल खुल जाता है तो दोनों का जो बचा हुआ पोर्शन है वो अलग अलग हो जाएगा, तो उसमें दिक्कत नहीं आएगी। हेलो, हाँ चल रहा है। तो आईडी मांगेगा, आप डालो उसमें आईडी, नहीं तो आप कहाँ रहते हो? तो फिर मैं आपको प्रोसेस में बताऊंगा, अभी मैं क्लास में ले रहा हूँ बेटा, फिर आप क्लास फ्री होने के बाद मेरे से बात करना, मैं समझा दूंगा। ठीक, तो देखो ऐसा यदि प्रश्न आता आपके सामने कि जलवायु के नियंत्रण में वायुमंडल की भूमिका बताइए, या फिर वायुमंडल जलवायु नियंत्रण में किस प्रकार भूमिका निभाता, तो उत्तर आपके सामने, यहां से आपको उत्तर लिखना शुरू करना है इसका। वायुमंडल पृथ्वी को कंबल के समान ढके हुए है, वायु ऊष्मा का कुचालक है। वायुमंडल पृथ्वी के औसत तापमान को दिन के समय और यहाँ तक कि पूरे वर्ष भर लगभग नियत रखता, नियत का मतलब एक समान रखता है। वायुमंडल में दिन में तापमान में अचानक बढ़ने से रोकता है और रात के समय ऊष्मा को बाहरी अंतरिक्ष में जाने की दर को कम करता है। तो इस पूरी प्रक्रिया के द्वारा ये क्या कर रहा है, जलवायु के नियंत्रण में अपनी भूमिका निभा रहा है। तो उत्तर समझ में आ गया? कहां से कहां तक कर लोगे इसका उत्तर आप? ठीक है, तो नोट कर लिया होगा प्रश्न और आंसर भी लगा लिया होगा। इसमें ये दो बातें मैंने कटवा दी थी ना, ये इसके साथ में नहीं लिखनी है आपको। हाँ सर। हटा दें भाई? यस सर। ओके, सर इसका क्वेश्चन ये भी बन सकता है ना, वायुमंडल पृथ्वी के तापमान को किस प्रकार नियत कर रखता है? बिल्कुल हाँ, ऐसे भी आ सकता है प्रश्न। ओके सर। हाँ, यहां से पढ़ रहे थे अपन। चंद्रमा के बारे में सोचे, जो सूर्य के लगभग उतनी ही दूरी पर है जितना कि पृथ्वी, इसके बावजूद चंद्रमा की सतह जहां वायुमंडल नहीं है, तापमान -190 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहता है। तो देखो, ये तो इसका रात का तापमान है। कब का तापमान है? रात का। और ये तापमान है इसका दिन के समय का तापमान। तो दिन में जब सूर्य निकलता है उस दौरान तो वायुमंडल नहीं होने की वजह से अचानक से इसका तापमान 110 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। अब आप सभी को पता है 100 डिग्री सेल्सियस पर तो पानी उबलता है, ये उससे भी ज्यादा तापमान है, तो क्या इस पर जीवन संभव होगा क्या? नहीं होगा। नो सर। ऐसे ही देखो, ये तापमान है -190 डिग्री सेल्सियस। आप सभी को पता है 0 डिग्री सेल्सियस पर तो बर्फ जम जाती है, तो ये तो उससे भी 190 गुना कम है।
तो इतने कम तापमान पर क्या कोई जीवन रह सकता है क्या? नो नहीं सर। रह सकता। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। यदि यहाँ पर वायुमंडल होता तो दिन के तापमान और रात के तापमान में इतना ज्यादा अंतर नहीं होता। तो वायुमंडल का काम यही है कि वो दिन का तापमान और रात का जो तापमान है उसको लगभग एक जैसा बना करके क्या करता है, रखता है। अब इसके बाद में क्रियाकलाप के पास आपके पास में 14.1 इसको अपन समझेंगे। तो मैं आपको इसको समझा देता हूं पहले इस क्रियाकलाप को। देखो, 3 बीकर लेने हैं अपने को। क्या करना है? 3 बीकर लेने हैं। सॉरी, 2 बीकर लेने हैं केवल। एक बोतल लेनी है और 2 बीकर लेने हैं। दो बीकर ले लेते हैं। एक बोतल लेनी है। ठीक है। एक बीकर में हम भर देंगे जल। तो इस बीकर में तो हमने क्या भर दिया है? जल। जल भर दिया। दूसरे बीकर के अंदर हमें भरनी है मिट्टी। भर देते हैं। रेत भर दो। तो ये मैंने इसके अंदर क्या धर दी? रेत भर दी। तीसरी जो बोतल आप ली है, इसको ढक्कन लगा दो और एक छेद करके इसके अंदर थर्मामीटर आप लगा सकते हैं। तो बताओ इसमें क्या होगी? बोतल में क्या है? वायु। 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 ठीक है, वायु। तीनों को हम करीब करीब 6 घंटे के लिए धूप में रख देंगे। जहां पर सूर्य का प्रकाश गिर रहा है वहां पर अपन तीनों को रख देंगे और तीनों का ही अपन टेम्परेचर ले लेंगे। जो भी तापमान रहा इसका वो अपन क्या कर लेंगे? नोट कर लेंगे। जैसे मान लीजिए धूप में आप जब इनको रख रहे हो तो मान लीजिए इसका 50 डिग्री आ गया है, इसका मान लीजिए आपके 70 डिग्री सेल्सियस आ गया है और इसका भी मान लीजिए आप ये 40 डिग्री सेल्सियस तापमान आ गया है। ठीक है। ऐसे तापमान अपन धूप में रख करके 3 घंटे के लिए इसको धूप में रखना और इनका तापमान नोट कर लेना। उसके बाद में हम 3 घंटे के लिए इनको वहां से हटा करके छाया में रख देंगे। कहाँ रख देंगे? छाया में। अब छाया में रखेंगे तो आप सभी को पता है कि धीरे धीरे इनका तापमान क्या होगा? कम होना। ये तो डेफिनेट अभी कम तो होगा तापमान। अब जब आप छाया में इनका तापमान नोट करेंगे तो मान लीजिए आप कि इसका तापमान आपको मिला 40 डिग्री सेल्सियस, इसका तापमान आपको मिला 30 डिग्री सेल्सियस और इसका तापमान मान लीजिए आपको मिल जाता है 20 डिग्री सेल्सियस।
यदि आपको ऐसे परिणाम प्राप्त होते हैं तो इस बात से आप क्या निष्कर्ष निकालोगे? धूप में रखने पर रेत का तापमान बहुत अधिक हो जाता बढ़ जाता है और में इस प्रयोग से आप छाया में रखने पर तय कम हो जाता है। ये बात ध्यान रखनी है कि स्थल जो होता है, रेत किसका सूचक है? स्थल भाग का सूचक है। और जल किसका सूचक है? जल का, जलमंडल का सूचक है, ऐसा मान लो आप। और यहाँ पर जो रेत हमने ली थी वो किसका सूचक है? स्थल मंडल का सूचक है। और जो वायु ली है ये किसका सूचक है? वायुमंडल का सूचक है। तो इस प्रयोग से बस हम ये समझ सकते हैं कि जो स्थल मंडल होता है वो इस जल मंडल की अपेक्षा तेजी से तो गर्म होता है और तेजी से ही क्या होता है? ठंडा होता है। जिस इसका तापमान ठंडा 50 होता है। डिग्री सेल्सियस पहुंचा था, लेकिन इसका कितना पहुंच गया था? 70 डिग्री सेल्सियस, जब अपन ने धूप में रखा। और जब इन दोनों को अपन ने छाया में रखा तो ये तो धीरे धीरे ठंडा हो रहा है, तो इसका 40 डिग्री सेल्सियस ही रहा तापमान। लेकिन ये तो बहुत तेजी से ठंडा हुआ, इसलिए इसका तापमान कितना हो गया? 20 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर बस हमें ये याद रखना है कि स्थल मंडल जल मंडल की अपेक्षा शीघ्रता से गर्म हो जाता है, और जब ठंडा होने की बारी आएगी तब भी स्थल मंडल जल मंडल की अपेक्षा शीघ्रता से क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। बस ठंडा हो ये जाएगा। लाइन अपने को इस प्रयोग के द्वारा ध्यान रखनी है। तो अपनी किताब में या अपनी नोट्स की कॉपी में 2-3 लाइनें आप ये लिख लीजिए, मैं लिखवा देता हूं। ये बात आप लिख लीजिए। स्थल मंडल या स्थल भाग जल मंडल या जल की तुलना में शीघ्रता से गर्म होता है तथा शीघ्रता से ही ठंडा होता है। अरे माइक ऑफ रखिए, माइक ऑफ रखिए। तो स्थल मंडल या स्थल भाग जल मंडल या जल की तुलना में शीघ्रता से तो गर्म होता है और शीघ्रता से ही क्या होता है? ठंडा होता है। नोट कर लो भाई ये लाइन पहले, या तो किताब में नोट कर लो या अपनी नोट्स में नोट कर लीजिए ये लाइन। सर कर लिए। तो हमने जो प्रयोग किया है उस प्रयोग का निष्कर्ष यही निकलता। और आपको एक बात और बता दूं, उसमें अपन ने वायु भी ली थी। तो स्थल मंडल जो भाग होता है ना, वो वायु की तुलना में भी ऐसा ही करता है। वायु की तुलना में वो शीघ्रता से ही तो गर्म होता है और शीघ्रता से ही क्या होता है? ठंडा होता है। ठीक है भाई, हटा दूं? यस सर। यस सर। ओके, वापस आ जाइए। तो अभी हमने जो प्रयोग किया था उसका निष्कर्ष आपके सामने है। आप चाहो तो किताब में से इस प्रयोग को और एक बार पढ़ लेना। बस उसका निष्कर्ष जो मैंने आपको बताया है वो ध्यान रखना। ये जो प्रयोग क्रियाकलाप है ना आपका 14.1, ये क्रियाकलाप क्या कहना चाहता है वो मैंने आपको समझा दिया है। अब आप सीधा इसके नीचे से देखो। जैसा कि हमने देखा, बालू तथा जल एक समान दर से गर्म नहीं होते। कौन तेजी से गर्म होता है इनमें से? बालू या रेत शीघ्रता से गर्म होती है, जबकि जल क्या होता है? धीरे धीरे गर्म होता है। आप उनके ठंडा होने के बारे में क्या सोचते हैं? तो क्या सोच सकते हैं आप ठंडा होने के बारे में? बोलो भाई, क्या सोच सकते हो? क्या हम अपने अनुमान की सत्यता के लिए एक प्रयोग कर सकते हैं? तो आपको पहले ही बता दी गई ये बात
कि जब ठंडा होने की बारी आएगी तब भी रेत या मृदा या बालू शीघ्रता से क्या होगी, ठंडी होगी, जबकि जल क्या होगा, धीरे धीरे ठंडा होगा। वायु की गति पवने। तो ये जो पूरी प्रयोग थी, इससे अपने को वो जो 2 लाइन है वो ध्यान रखनी है, और कोई बात अपने याद रखने योग्य नहीं है इनमें से। वायु की गति पवने। अब ये बताइए पवन कैसे चलती है? सर बहती हुई वायु को पवने कहते हैं। हाँ, बहती हुई वायु को पवन कहते हैं। ठीक है, बहती हुई वायु को क्या कहा जाता है? पवन कहा जाता है। लेकिन कारण बता सकता है मुझे कि क्यों चलती है पवन? उच्च वायु से निम्न वायु की ओर। चलो देखो, अब पवन क्यों चलती है उसका कारण मैं आपको बताता हूं। पहले तो जिनको याद नहीं है वो ये बात याद कर लेना, नोट कर लो यदि आपको याद नहीं है तो, कि गतिशील वायु को पवन कहते हैं। पवन कहते हैं। सर आपने वायु तो लिखी ही नहीं। हेलो, गतिशील वायु को पवन कहते हैं। वायु को पवन कहते हैं, या बहती हवा को पवन कहते हैं। जिसको याद नहीं है वो लिख लेना, जिनको याद है उनको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। लिख लिया भाई सभी ने? यस सर। अब हम ये समझते हैं कि पवन जो है गति करती क्यों है। तो इसके लिए हम एक छोटा सा हिस्सा ले लेते हैं। ये आपका स्थल है यहां पर, तो यहां पर क्या है भाई? स्थल। और ये कोई बड़ा सा क्या है? जलाशय है। जैसे समुंदर हुआ या महासागर मान लीजिए, बड़ा सा क्या है यहाँ पर? जलाशय है। तो इसके अंदर क्या भरा हुआ है? ये जल जल। भरा। ठीक है। और मान लीजिए दिन का समय है। कौन सा समय है? दिन का समय है। तो सूर्य क्या होगा यहाँ पर? चमक रहा है, अपनी किरणें क्या कर रहा है? वो बिखेर रहा है चारों ओर। ठीक है। अब देखो, दिन का समय है तो स्थल भाग भी गर्म होगा और जल वाला हिस्सा भी क्या होगा? गर्म होगा। लेकिन आप सबको ये पता है कि स्थल भाग जल की तुलना में शीघ्रता से क्या होता है? गर्म होता है। गर्म होते हैं। हाँ, तो दिन के समय ये जो स्थल मंडल है यहाँ पर तो हाई टेम्परेचर हो जाएगा, यानी कि जो तापमान है वो क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। और ये जो जल वाला हिस्सा है यहाँ पर लो टेम्परेचर हो जाएगा, यानी कि तापमान कैसा रहेगा? कम रहेगा। किसकी तुलना में? स्थल भाग की तुलना में जल का जो तापमान है वो क्या रहेगा? कम रहेगा। अब देखो होता क्या है कि जहां पर तापमान अधिक हो जाता है ना, वहां से क्या होता है? वहां की ऊपर की जो वायु है वो गर्म होकर के ऊपर उठती है। कैसे जाती है भाई? गर्म होकर के वहां की वायु ऊपर जाती है। तो जब वायु ऊपर चली जाती है तो वहां का जो वायु दाब है वो कम हो जाता है। तो ध्यान रखो, जहां पर हाई टेम्परेचर होता है वहां पर वायु दाब कम हो जाता है, यानी कि प्रेशर कैसा हो जाता है? लो प्रेशर हो जाता है। वहां पर लो प्रेशर हो जाएगा, है ना। और जहां पर टेम्परेचर लो है वहां पर क्या हो जाएगा? हाई प्रेशर। हाई प्रेशर हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई आपके? यस। कि इस दिन का समय है, उस समय स्थल भाग तेजी से गर्म हो रहा है और जल धीरे धीरे गर्म हो रहा है। तो इस वजह से दिन में स्थल भाग अधिक गर्म हो जाएगा, उसका टेम्परेचर हाई हो जाएगा, जबकि जल का टेम्परेचर लो ही रहेगा। तो इसके कारण क्या होता है? स्थल के ऊपर की जो वायु है वो गर्म होती है और गर्म होकर के ऊपर उठ जाती है। इस कारण से यहाँ पर वायु दाब कैसा हो जाता है? कम हो जाता है। तो यहाँ मैं लिख दूं अब वायु दाब
कम हो जाता है। कम। जबकि ये जो जल के ऊपर की वायु है, चूंकि ये तो ठंडी है, तो इस वजह से ये तो कहीं भी नहीं जा रही है, तो यहां का वायुदाब क्या हो जाएगा? वायुदाब अधिक हो जाएगा। हो तो जाएगा। अब आपको पता है कि जब वायुदाब में अंतर हो जाता है तो पवन क्या करती है, हवा क्या करती है? अधिक वायुदाब क्षेत्र से कम वायुदाब क्षेत्र की ओर प्रवाहित होना शुरू कर देती है। समझ में आ गई मेरी बात? तो यस दिन सर। के समय में क्या होगा? जो वायु होती है वो जल वाला जो क्षेत्र है, जलमंडल वाला जो हिस्सा है, उसके ऊपर से कहां की ओर प्रवाहित होगी? स्थल की ओर प्रवाहित होना शुरू हो जाएगी। हो जाती है। ठीक है, कोई दिक्कत? हाँ नहीं सर। सर। तो मैं यहां ये लाइन लिख देता हूं कि दिन के समय, आप चाहो तो मेरे साथ लिख लीजिए, दिन के समय स्थल भाग जल मंडल की तुलना में तेजी से गर्म होता है, जिसके कारण स्थल भाग के ऊपर निम्न दाब का क्षेत्र तथा जल मंडल वाले भाग पर उच्च दाब क्षेत्र बन जाता है और वायु जल मंडल वाले क्षेत्र। अब जल मंडल वाला जो क्षेत्र है वहां पर कौन सा दाब है भाई? उच्च दाब उच्च दाब। क्षेत्र। तो यहाँ कोष्टक में ये भी लिख देता हूं, उच्च दाब क्षेत्र। ऊपर लिख देता हूं बाकी बात, है ना? से यस सर। स्थल भाग, और इसके कोष्टक में लिख देता हूं मैं निम्न निम्न दाब। निम्न दाब क्षेत्र निम्न दाब क्षेत्र की ओर आप प्रवाहित होती है। होती है। ये स्थिति कब की है? दिन के समय की स्थिति है। आप चाहें तो नोट कर लीजिए इसको। सर आपने क्षेत्र में 2 मात्रा लगा दी। हाँ, क्षेत्र में यदि 2 मात्रा लगाई है तो एक ही लगाना आप, है ना? यहाँ लगी है ना 2 मात्रा, एक ही लगाना। क्षेत्र में एक ही लगती है मात्रा। सर हो गया। हो गया? यस सर हो गया। यस सर। यस सर। हो गया। दूसरी चीज समझो, मान लीजिए रात का समय है अब। सर नहीं हुआ हमारा ये। मैं 9th की ले रहा हूँ सर। हाँ,
यार ये हिलता है। भाई आप रिकॉर्डेड क्लास देख लेना भाई, यदि आपका नहीं उतरने में आया तो, क्योंकि ये क्लास रिटर्न ही नहीं हो रही, पेज वापस ही नहीं आ रहा वो। कर लेंगे फिर। हाँ, अब दिन का देख लें, दिन के समय क्या स्थिति वो देखो। सर रात के समय। सॉरी, हाँ रात के समय क्या स्थिति वो देखिए अब आप। तो ये तो आपका कौन सा भाग हो गया? स्थल भाग। चल स्थल भाग। और ये जल जलमंडल वाला हिस्सा हो गया। जल। अब रात के समय सूर्य तो है नहीं, तो इसलिए दोनों ही धीरे धीरे क्या होंगे? ठंडे 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 होंगे। होंगे। लेकिन स्थल भाग को शीघ्रता होती है ठंडे होने में भी, इसलिए स्थल भाग क्या हो जाएगा? शीघ्रता से ठंडा हो हाँ, शीघ्रता तो से यहाँ ठंडा हो पर जाएगा। टेम्परेचर लो हो जाएगा, टेम्परेचर कम हो गया यहाँ का, और यहाँ टेम्परेचर कैसा हो गया? हाई हाई। हाई टेम्परेचर हो गया यहाँ का, तापमान अधिक। तो अब क्या होगा यहाँ पर कि जो हिस्सा हाई टेम्परेचर वाला है, इसके ऊपर की हवा क्या होगी? गर्म होकर के ऊपर उठेगी, और गर्म होकर के ऊपर उठने के कारण यहाँ पर क्या हो जाएगा? निम्न दाब का क्षेत्र बन जाएगा। यहाँ पर क्या होगा? इस एरिया में निम्न दाब का क्षेत्र बन जाएगा। तब लो यहाँ पर प्रेशर। निम्न दाब का, हाँ यहाँ पर लो प्रेशर बन गया, निम्न दाब का क्षेत्र बन गया, तो सीधी सी बात है, इधर कौन सा प्रेशर हो जाएगा? हाई प्रेशर हो जाएगा। तो अब रात के समय हवा कहां से कहां जाएगी? वही हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, यानी कि स्थल भाग से किस ओर जाएगी? स्थलमंडल से भाग की ओर। जलमंडल ओर की जाएगी। तो यहां मैं लिख देता हूं अधिक अधिक दाब, और यहां पर निम्न दाब। निम्न दाब। निम्न दाब, तो हवा कहां से कहां जाएगी? वही अधिक दाब वाले क्षेत्र से कम दाब वाले निम्न क्षेत्र दाब की ओर प्रवाहित होगी। की क्षेत्र और। हाँ, तो मैं लिख दूं भाई, रात के समय, साथ के साथ मेरे साथ के साथ लिखते हुए चलना, रात के समय स्थल मंडल एवं जल मंडल दोनों ठंडे होने लगते हैं, दोनों ठंडे होने लगते हैं, लेकिन स्थल मंडल जल मंडल की तुलना में, जल मंडल की तुलना में शीघ्रता से ठंडा होता है। इस कारण स्थल भाग के ऊपर अधिक दाब क्षेत्र व जलमंडल पर निम्न दाब क्षेत्र बन जाता है और वायु स्थल भाग, और इसके कोष्टक में लिख देता हूं मैं उच्च दाब क्षेत्र से जल मंडल निम्न दाब।
ऊपर लिख देते हैं यहाँ पर, जल मंडल। इसके नीचे आएगा निम्न निम्न दाब की ओर होता है। दाब क्षेत्र की ओर प्रवाहित होता है। प्रवाहित होती है, प्रवाहित होती है। सर आपने नीचे और ऊपर दोनों तरफ जल लिख दिया। ओ अच्छा, ये रिपीट हो गया जल, है ना? सर हो गया। हो गया सर। हो गया सर। नहीं हुआ हो गया। सर। तो वायु क्यों प्रवाहित होती है, इसका एक कारण तो आपके सामने आ गया है ना भाई। यस सर। हाँ, क्या कारण सामने आया? जब पृथ्वी असमान रूप से गर्म होती है तब वायु क्या होती है, प्रवाहित होती है। क्योंकि यहाँ स्थल भाग और जल भाग अलग अलग रूप से गर्म हो रहे हैं, असमान रूप से गर्म हो रहे हैं, तो इस कारण से वायु क्या होगी, प्रवाहित होगी। इसके अलावा और भी कारण है, जैसे पृथ्वी की आकृति है, वक्र आकृति है पृथ्वी की, इस कारण भी वायु प्रवाहित होती है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण भी वायु प्रवाहित होती है। और इसके अलावा वायु जब प्रवाहित होती है तो बीच में बड़े बड़े व्यवधान आते हैं, जैसे पर्वत है, पहाड़ है, तो उसके कारण भी वायु की जो दिशा है वो बदल जाती है, वायु प्रवाह की जो दिशा है वो बदल जाती है। ये सारे जो रीजन है ये अपन भूगोल में पढ़ते हैं। विज्ञान की दृष्टि से ये वाला रीजन अपन मानते हैं कि जल और स्थल वाला जो भाग है वो असमान रूप से गर्म होता है, तो इस कारण से क्या होता है, वायु प्रवाहित होती है। सबने लिख लिया क्या भाई? हाँ सर। यस सर। ओके, वापस आ जाते हैं। तो ये अपन चल रहा था वायु की गति पवने, ये वाला बिंदु चल रहा था अपने। हाँ सर। देखो इसमें, देख लो इसमें। हाँ सर। हाँ, हम दिन भर की गर्मी के बाद शाम को बहने वाले ठंडे समीर से राहत महसूस करते हैं। समीर का मतलब क्या होता है, वायु होता है। हवा। हाँ, तुम समझो वायु कि ये समीर कहाँ से आ गया। अब ऐसा करते हैं, इस बिंदु को अपन कल पढ़ेंगे। चलो, आज आपका समय भी हो गया है। जो आपको लिखवाया है, जो पॉइंट आपको लिखवाया है वो याद करना भाई, ठीक है? ओके सर। ठीक हाँ है, ओके सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।